हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट 2। क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का सिलेबस हम कर रहे हैं और पार्ट 2 के अंदर चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छी बात क्या है, इजी है, आपको मुश्किल ज्यादा लगेगा नहीं और आराम से याद हो जाएगा। सबसे अच्छी चीज ये है कि हम आज डीमोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। डीमोनेटाइजेशन, जी हाँ बिल्कुल आपके सिलेबस में है डीमोनेटाइजेशन। पेपर में आने के चांस बहुत ज्यादा नहीं है, बट आपको नॉलेज है उसकी और थोड़ा सा मैं रिवाइव कराऊंगा आपको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं और आज हम एंड तक देखना। आप एंड में आपको मैं इसके केस स्टडीज के एमसीक्यू और प्लानिंग चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी अपनी जो है इस वीक की जो पूरी स्ट्रैटेजी है, वीक स्ट्रैटेजी हम लोग बना रहे हैं, तो इस वीकली जो स्ट्रैटेजी है वो हम सैटरडे तक वो आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। देखो 1991 से पहले 1991 से पहले सरकार को ऐसा लगता था, 1991 से पहले सरकार को ऐसा लगता था कि बाहर कंट्रीज के जो मतलब कि बिजनेसमैन है हम उनको देश में ना आने दें। क्यों? वो लोग आएंगे, सारा बिजनेस वो लोग करके ले जाएंगे, उनके पास नई टेक्नोलॉजी है, उनके पास नई स्ट्रैटेजी है, कॉस्ट कटिंग टेक्निक है उनके पास, और हमारे देश के बेचारे जो लोग हैं उनके पास वो टेक्निक नहीं है। तो 1991 से पहले सरकार की ये पॉलिसी थी कि किसी भी तरीके से बाहर देश के लोगों को, मतलब कि बाहर देश के जो बिजनेसमैन है उनको हमारे देश में आने से रोको। बस यही है कि बाहर देश के बिजनेसमैन को हमारे देश में आने से रोको, किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा लाइसेंस लगा दो उनके ऊपर। ये सारी की सारी जो है ये सारी पॉलिसी सरकार लगाती थी, बहुत सारे बेमतलब का रेस्ट्रिक्शन सरकार लगाती थी। देन जुलाई में क्या हुआ, 1991 में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे और पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। दोनों ने मिलके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को डिजाइन किया। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे आप इसको, इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसको बोलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर आए गए और उसी चेंजेस के अंदर तीन जो मेजर कंपोनेंट थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थे वो थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। LPG, L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन और G से ग्लोबलाइजेशन। तो अब हम मीनिंग समझते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP में जो जुलाई में आया 1991 में, उसमें लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है। देखो बेसिकली क्या होता था, बाहर देश के जो बिजनेसमैन हैं जब वो हमारे इंडिया में आते थे उनके ऊपर पहले बहुत सारा लाइसेंस लगाया जाता था कि आपको ये लाइसेंस लेना है, आपको हर चीज के लिए पूछना पड़ेगा, अपने हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस रख नहीं सकते, अपने हिसाब से आप लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, अपने प्रोडक्ट्स को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। बेमतलब के रोक टोक इतने ज्यादा कि वो परेशान हो जाए, आके हमारे देश में बिजनेस ही ना करें और हमारे देश के जो लोग हैं वो हमारे देश से ही सामान खरीदें। समझ रहे हो बात को। जैसे अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग देश का सामान खरीदे, बाहर से ना करें, आत्मनिर्भर बने, हम लोग देश का सामान खरीदे। तो कई सारे लोग इसको ये भी बोल रहे हैं कि अगर हम देश का सामान खरीद रहे हैं तो आप बाहर के देश के लोगों को परमिशन ही क्यों दे रहे हो आने की। आप चाइना के सामान को आने ही क्यों देते हो देश के अंदर, हम थोड़ी जाते हैं बाहर सामान खरीदने के लिए, आप उनको आने क्यों दे रहे हो। हम लोग अगर टीवी पे एडवर्टीजमेंट वगैरह सारा का सारा इंडियन प्रोडक्ट का आएगा तो जाहिर सी बात है हम लोग सब इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। टीवी पे एडवर्टीजमेंट तो सारे चाइनीज के और कोरियन के और अमेरिकन प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो हम क्या करें, फिर लोग मजबूरी में खरीदेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि 1991 से पहले बहुत रोक टोक लगती थी, लेकिन क्लास जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो ये सारे रोक टोक खत्म कर दी। बेसिक एम ऑफ, देखो लिबरल कर देना, लिबरलाइजेशन मतलब क्या है, लिबरल आजाद कर देना। द बेसिक एम ऑफ लिबरलाइजेशन वाज टू पुट एन एंड ऑफ दोज रेस्ट्रिक्शंस व्हिच रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन। यानी कि उन सारे रोक को हटा देना, उन सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटा देना जो हमारे बिजनेस को, हमारे नेशन को ग्रोथ करने से रोकते हैं। तो सरकार ने क्या क्या किया लिबरलाइजेशन में, एबोलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सपेक्ट फ्यू इंडस्ट्रीज, सिर्फ कुछ ही ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको अगर आप चालू करना चाहो तो सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा आपको बाकी किसी इंडस्ट्रीज में लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि सरकार ने फॉरेन बिजनेसमैन को इजी कर दिया कि आप आओ हमारे देश में, आपको किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं हम लगाएंगे, बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, आपको बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग फॉर्मेलिटी करने के लिए नहीं कहेंगे, आप आओ हमारे देश में। उनका वेलकम किया गया। और इवन मेक इन इंडिया पॉलिसी में देखो मोदी जी बाहर जाते हैं, बाहर देश के लोगों को बुला के लेके आते हैं इंडिया में कि आओ हमारे यहाँ बिजनेस करो, उससे हमारे यहाँ पे प्लांट बनेगा, उस प्लांट में काम करेंगे एम्प्लॉइज, उनको रोजगार मिलेगा, प्रोडक्ट मेक इन इंडिया होगा, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर होगा, एक्सपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी देश में आएगी। ऐसे बहुत सारे फायदा होता है जब हम लोग बाहर देश के बिजनेसमैन को, इन्वेस्टर्स को इंडिया के अंदर लेके आते हैं। तो
तो लाइसेंस खत्म किया, नो रेस्ट्रिक्शन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अगर आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो तो सरकार आपको नहीं रोकेगी, आप अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट का प्राइस रख सकते हो, अपने हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, अलग अलग सामान बना सकते हो। जैसे पतंजलि का अलग अलग सामान आता है, उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को आप अलग अलग बना सकते हो। अननेसेसरी, बिना मतलब के कंट्रोल, यार बिना मतलब के रोक टोक परेशान करने वाली बात होती है। सरकार को किसी चीज को नहीं करवाना होता है ना, सरकार बोलती है ये लाइसेंस लो, ये परमिशन लो, ये सारे लीगल कंप्लायंस है, इनको फॉलो करो, सरकार रोकना होता है। तो बेमतलब की जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो सरकार ने 1991 में लिबरलाइजेशन के तहत उसे हटा दिया, और इवन सरकार ने टैक्स रेट भी कम कर दिया ताकि बाहर देश के लोग आए हमारे देश में और बिजनेस करें। और ये इवन एक अच्छा डिसीजन माना गया। इस डिसीजन की वजह से जो मनमोहन सिंह जी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पहले के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनको काफी ज्यादा सराहा जाता है, माना जाता है कि यार ये एक अच्छा डिसीजन था, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी सर्वाइव कर गई। बिकॉज 1991 के टाइम पे, 90 के टाइम पे हालत बहुत खराब थी इकोनॉमी की, तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई जिसकी वजह से काफी ज्यादा सुधार आया इकोनॉमी के अंदर। क्लियर लिबरलाइजेशन मतलब कि फॉरेन कंट्रीज के बिजनेसमैन को अलाउ कर देना हमारे यहाँ पे आने के लिए। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। अब 1991 से पहले सरकार की क्या नीति थी? हर चीज हम बनाएंगे, हर चीज हम बनाएंगे, सरकारी कंपनियां होंगी। लेकिन 1991 के बाद सरकार को लगा कि यार हमने 1950 से लेके लगभग 1947 में आजादी मिल गई, 1950 मान लो, 1950 से लेके 1991 तक, 1950 से 1991 तक हमने 40 साल रखा देश में, सब कुछ हम डेवलप करेंगे, पर कुछ कर नहीं पाए। तो अब फाइनली सरकार ने क्या किया, जो अपनी कंपनीज हैं उन कंपनीज को सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया। इसी को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। जैसे अभी अभी आपको पता चला होगा न्यूज में कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर इंडियन रेलवेज, इन सब का प्राइवेटाइजेशन करने की सरकार सोच रही है। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है, जो कंपनी पहले सरकार की थी वो कंपनी सरकार प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देगी, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। अपने शेयर्स को, जो सरकारी शेयर्स होते हैं, सरकार के पास जो कंपनी के शेयर्स हैं, वो सरकारी शेयर्स जो है वो पब्लिक प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया जाएगा। इट मींस प्राइवेटाइजेशन। मतलब कि पहले वो सरकार चलाती थी, अब उसे प्राइवेट ओनर चलाएंगे। सरकार का मोटिव पहले प्रॉफिट कमाना नहीं था, अब प्राइवेट को मिल जाएगा तो उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना हो जाएगा। इट मींस गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है कि सरकार जो है वो ज्यादा बड़ा रोल जो दे रही है वो किसको दे रही है, प्राइवेट सेक्टर को, एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल सरकार कम कर रही है। प्राइवेट सेक्टर को करना क्या होता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 51% या उससे ज्यादा शेयर किसी पब्लिक कंपनी में खरीदना होता है। उसके बाद वहां पे वो डिसीजन मेकिंग में ले सकते हैं, ज्यादा मेजॉरिटी शेयर उनके पास आ गया तो वो डिसीजन ले सकते हैं। देन ओनली पब्लिक कंपनी ट्रांसफर इट्स ओनरशिप टू प्राइवेट सेक्टर। तो अगर आपने 51% शेयर खरीद लिए, और यकीन मानो किसी कंपनी की 51% शेयर की अमाउंट जो होती है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है, तो सरकार प्राइवेटाइजेशन करती क्यों है? सरकार उस कंपनी को संभाल नहीं पा रही, प्रॉफिट मेकिंग में नहीं ला पा रही, तो सरकार उसे प्राइवेट कंपनी के हवाले बेच देगी, प्लस सरकार को बहुत बड़ी रकम भी मिलेगी इसके हिसाब से। दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा रखा आपको, अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदता हूं दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, अगर मैं उसे सेल कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को तोड़ना ही डिसइन्वेस्टमेंट है। अब बोर्ड वॉज सेटअप टू रिवाइव, जो बहुत छोटी छोटी सिक यूनिट्स हैं, बहुत कमजोर यूनिट हैं, जो कल को इंसॉल्वेंट होने वाली हैं, ऐसी यूनिट्स को उनका जो लॉस है उनको रिवाइव करने के लिए सरकार ने एक बोर्ड बनाया जिसका नाम है बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उनको सर्वाइव कराया सरकार ने। तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, अपनी कंपनीज को प्राइवेट कंपनी के हवाले कर देना, थर्ड है ग्लोबलाइजेशन। स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ के चलना, यानी कि जो हमारे पास है हम आपको देंगे, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है आप हमको दो। जापान के पास टेक्नोलॉजी है बुलेट ट्रेन की, जापान हमको देगा। ब्रिटेन के पास मेट्रो ट्रेन की टेक्नोलॉजी है, ब्रिटेन हमको देगा। अमेरिका के पास रॉकेट साइंस की टेक्नोलॉजी है, अमेरिका हमको देगा, रूस हमको देगा। तो यानी कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, हम सब मिलजुल के चलेंगे। बिजनेस करने के लिए कोई ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए। मेरे पास सामान है मैं आपको दूंगा, आप उसका यूज करो, आपके पास सामान आप हमको दो। यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना ही ग्लोबलाइजेशन है। इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हम अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ के चलेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक द फॉलोइंग मेजर्स इन 1991। तो 1991 में सरकार ने क्या क्या मेजर लिया? पहला, जो बहुत सारे इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, मशीन वगैरह जब हम इंपोर्ट करते थे तो सरकार ने काफी रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था उन मशीनों पे कि उनको इंपोर्ट ना कर सके, बाहर से ना खरीद सके। सरकार ने वो सारा का सारा रेस्ट्रिक्शन यानी कि रोक टोक जो है वो हटा दिया। फेरा वॉज रिप्लेस बाई फेमा।
फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था पहले, उसे रिप्लेस कर दिया, यानी कि उस नियम कानून में, उस एक्ट में काफी चेंजेस लाए गए फैमा। ज्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं, बस ध्यान रखना पुराना नाम था फेरा, नया नाम है फैमा। एक्सपोर्ट ड्यूटी एग्जम्प्टेड। आज आपको पता है अगर मैं 100 रुपए का सामान बाहर एक्सपोर्ट करूंगा तो सरकार मुझसे 1 रुपए भी टैक्स नहीं लेगी, यानी हमारी कंट्री में हमारा जो टैक्स है वो एग्जम्प्ट है। यानी 100 रुपए का सामान अगर मैं बाहर देश में बेचूंगा तो सरकार मुझसे 1 रुपए का टैक्स नहीं लेगी। फायदा क्या हुआ इसका? फायदा ये हुआ कि एक्सपोर्ट ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अगर सरकार मुझसे 30 रुपए लेती तो मैं अमेरिका को या किसी अदर कंट्री को 130 का बेचता, तो शायद वो लोग हमारे यहां से कम सामान खरीदते। अगर वो हमारे यहां से कम सामान खरीदेंगे तो हम कम सामान बनाएंगे, तो हमारे लेबर बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन सरकार ने एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं मांगा। 100 का सामान हम बाहर भी 100 का बेच रहे हैं, तो बाहर देश के लोगों को हमारा सामान सस्ता पड़ रहा है, वो ज्यादा डिमांड करेंगे, और वो ज्यादा डिमांड करेंगे तो हम अपनी फैक्ट्री में ज्यादा सामान बनाएंगे, और अगर हम फैक्ट्री में ज्यादा सामान बनाएंगे तो हम ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, ज्यादा लेबर को हायर करेंगे, उससे रोजगार मिलेगा और वहीं से डिमांड होगा। समझ रहे हो बात को? अगर उनको रोजगार मिलेगा तभी तो वो डिमांड करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी को सरकार ने हटा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी को सरकार ने कम कर दिया, और सरकार क्या करती है, फॉरेन कंट्रीज को इनवाइट करती है ताकि वो हमारे देश में बिजनेस करे। ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 3 के 3 जो है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है यहां तक? अब जब सरकार ने 1991 में ये सब किया तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, इससे फायदा क्या हुआ? सबसे पहला फायदा क्या हुआ, उसका इंपैक्ट जो पड़ा, मतलब फायदा कह लो, इंपैक्ट कह लो, बहुत ज्यादा फायदा ही हुआ उससे। सबसे पहला है क्लास इंक्रीजिंग कंपटीशन। सबसे पहला कंपटीशन बढ़ गया। क्यों? हमारे देश के जो बिजनेसमैन है उनको पहले देश के ही बिजनेसमैन से कंपटीशन करना पड़ता था, लेकिन अब बाहर देश की कंपनी आने लगी तो हमारे देश के जो बिजनेसमैन है वो टफ कंपटीशन मिला बाहर देश के जो बिजनेसमैन है उनसे। कई बार बाहर देश के जो बिजनेसमैन है ना, इतनी चालाकी से खेलते हैं, वो अपने देश में सामान महंगा बेचेंगे लेकिन बाहर देश में सामान सस्ता बेचेंगे, क्योंकि वो ताकि इंडिया के जो बिजनेसमैन है उनको दबा सके, उनको गिरा सके, उनको हटा सके। समझ रहे हो बात को? तो इंक्रीजिंग कंपटीशन का मतलब क्या है? कंपटीशन बढ़ गया, हर चीज में कंपटीशन आ गया। हर दुकानदार तभी सर्वाइव कर पाएगा जब वो एक्सटर्नल कंपटीशन को झेल सके। आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मेनी फॉरेन कंपनी आर एस्टैब्लिश इन इंडिया। बहुत सारी फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर आ गई। ऑल्सो नाउ दे आर फ्री फ्रॉम वेरियस रेस्ट्रिक्शंस, और कोई ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस उन पे है नहीं, पुट बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फर्म। बट नाउ अब उनको डोमेस्टिक फर्म को कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं रहा। नाउ डोमेस्टिक फर्म हैज टू फेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। तो इंडिया की कंपनीज से प्लस फॉरेन कंपनीज से भी उनको कंपटीशन लेना पड़ता है। सेकंड पॉइंट क्या है? मोर डिमांडिंग कस्टमर। कस्टमर जब नई नई चीज देखता है वो नई नई चीजों की डिमांड भी करता है। आज से अगर 50 साल पहले की बात करें तो लोगों को इतना ज्यादा डिमांड नहीं करते थे, उनको खाना मिल गया, कपड़ा मिल गया, रहने के लिए जगह मिल गई, 50-100 साल पहले की बात है, तो बस सेटिस्फाई है। लेकिन आजकल क्या है? आजकल मॉल खुलते हैं, 10 चीजें चाहिए आपको ये वाली चीज भी चाहिए, वो भी चीज चाहिए, मतलब 10 चीजें खरीदते हो जो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी टीवी पे ऐड आएगा। आप क्रीम की देख लो, अगर आप रात को सोते हो तो उसका अलग क्रीम आता है, सुबह नहाने के बाद का क्रीम अलग आता है, धूप में निकलते हो क्रीम अलग है, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर क्रीम अलग है, ये क्रीम वो क्रीम। अरे यार इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन टीवी में ऐड आएगा, आपको लगेगा यार वाकई इसकी जरूरत है, तो आप डिमांड करोगे। तो बिना मतलब कि कंज्यूमरिज्म को मतलब कि मटेरियलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है कि आप ये सामान खरीदो। अब जो फ्रेग्रेंसेस वाले वो आते हैं, सेंट यानी कि परफ्यूम की कोई जरूरत नहीं। इंसान अगर नॉर्मली नहाता है डेली तो उसको कोई जरूरत नहीं परफ्यूम की, लेकिन फिर भी वो नए नए परफ्यूम के ऐड बनाएंगे, बेमतलब की चीजों को ऐड बनाएंगे, और आपको लगेगा हाँ यार ये तो मुझे चाहिए, ये तो मुझे जरूरत है, आप उसे खरीदोगे। यानी कि मोर डिमांडिंग कस्टमर, बेचने के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी तरीके से आपको महसूस करा देंगे, अरे यार ये प्रोडक्ट तो आपके लिए जरूरी है, आपने खरीदा क्यों? आपको लगेगा हाँ यार ये प्रोडक्ट तो जरूरी है, मैं खरीद लेता हूं इसको, जबकि उसकी आपको कोई भी जरूरत नहीं है। Before 1991, due to lack of firm market, was producer oriented. मार्केट जो था वो प्रोड्यूसर ओरिएंटेड था, प्रोड्यूसर ने सामान बनाया और सामान बना के बेच दिया। लेकिन आज कस्टमर नई नई चीजों को डिमांड करता है, और जो कस्टमर डिमांड करेगा हम वही सामान बना के बेचेंगे। बट आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लार्ज नंबर ऑफ फर्म एंटर इनटू मार्केट। जब नई नई फर्म मार्केट में एंटर करेगी तो नई नई चीजें बनाएंगी, तो उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, नई नई टेक्नोलॉजी है, नया पैटर्न है गुड्स का, वेस्टर्न कल्चर है, इट लीड्स टू क्रिएशन मोर डिमांड क्रिएट हुआ। नाउ कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, कंज्यूमर किंग है, और प्रोड्यूसर वही बनाएगा जो कंज्यूमर की नीड और वांट होगी। देखो नीड और वांट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मुझे प्यास लगती है, मुझे पानी पीना है,
तो ये मेरी नीड है, पानी चाहिए मुझे प्यास लग रही है। लेकिन मैं अमीर हूं, मैं कहूंगा नहीं मुझे जूस पीना है, तो ये आपकी वांट हो गई, क्योंकि यहां पे आपका पैसा देखा जाता है। क्लियर है? चलो थर्ड पॉइंट क्या है? रैपिड चेंजिंग इन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि जब बाहर देश से नई नई कंपनियां आने लगी तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में भी काफी चेंज आने लगा। नई नई टेक्नोलॉजी, आजकल देखो ना क्लास, नई नई टेक्नोलॉजी कंटिन्यू ईयर आफ्टर ईयर आता ही रहता है। आफ्टर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कह लो या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, देयर वाज अ हैवी कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल मार्केट, यानी कि हमको बाहर देश से कंपटीशन मिला। और ये कंपटीशन किस बेसिस पे था? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जो बाहर देश से नई नई कंपनी आती है ना, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होती है किसी भी सामान को बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, मशीनों की टेक्नोलॉजी, या सामान को पैक करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, सामान को डेवलप करने के लिए, इन सबकी उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी रहती है। तो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को मीट करने के लिए हमारे देश को भी ज्यादा R&D करनी पड़ती है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाज डिमांडेड, कि ज्यादा रिसर्च और ज्यादा डेवलपमेंट हो। फोर्थ पॉइंट क्या है? नेसेसिटी फॉर चेंज, यानी कि काफी सारी ऐसी पॉलिसीज थी जिनको चेंज करने की जरूरत पड़ी 1991 के बाद। बिफोर 1991 वाज डिफरेंट, यानी कि जो पॉलिसीज थी 1991 से पहले वो अलग थी, लेकिन नई इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद वहां पे उन पॉलिसी में चेंजेस करने की जरूरत पड़ी। तो काफी ज्यादा बदलाव की जरूरत पड़ी। जब बाहर देश से आपने फ्री कर दिया, ओपन कर दिया इकोनॉमी को कि बाहर देश से आओ हमारे यहाँ बिजनेस करो, तो आपको अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करना पड़ेगा। और ह्यूमन रिसोर्सेज की भी डेवलपमेंट की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों, पढ़ लो, समझ लो, लाइफ में अप्लाई करो चीजों को, क्योंकि आजकल का जमाना बहुत ही कॉम्पिटेटिव जमाना है। कल को आपको जॉब मिले ना मिले, तो प्लीज मन से, मेहनत से, जहां पे अपने माँ बाप ने कितना कमा दमा के मेहनत से आपके लिए पैसा खर्च किया है, तो आप खुद को डेवलप करो ताकि आपकी जॉब लगे। ध्यान रखना, सिर्फ मार्क्स दिखा के जॉब नहीं मिलेगा। इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपकी टेक्नोलॉजी, आपका स्किल और कितनी नॉलेज रखते हो आप, वो सब चीज देखा जाएगा, तब जाए कहीं आपको काम मिलेगा। और तभी आप डेवलप कर पाओगे जब आप रियल चीजों को रियल लाइफ में अप्लाई करोगे। तो आप जो भी यहां पढ़ रहे हो, इसमें क्या लिखा है? नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। जब बाहर देश से नई नई कंपनी आने लगी, नए नए बिजनेसमैन आने लगे, तो जो इंसान है नॉर्मल, जिसको नौकरी मिल जाती थी लेकिन अब नहीं मिलती, अब आपके अंदर देखा जाता है कंपटीशन स्किल, आपकी कॉम्पिटेंस स्किल क्या है, आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है, तब जाके कहीं आपको काम मिलता है। यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट की भी जरूरत पड़ी। न्यू मार्केट कंडीशन रिक्वायर्ड पीपल विद हायर कॉम्पिटिशन। तो आज जो नई मार्केट है उसमें आपको कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉयज चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे, आपके पास स्किल्स है, टैलेंट है, तो ही आपको काम मिल पाएगा, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस इकोनॉमी में, इस बेरोजगारी में सरवाइव करना। अगला है मार्केट ओरिएंटेशन। पहले सेलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता था। सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर के पास जो सामान है, प्रोड्यूसर उस सामान को बेचेगा किसी भी तरीके से। लेकिन आजकल कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब क्या है कि कंज्यूमर किंग है, तो पहले कंज्यूमर से पूछ लो भाई आपको क्या सामान चाहिए और वही सामान बना के बेचो। दैट इज कॉल्ड मार्केट ओरिएंटेशन। और मेन एम जो है किसी भी दुकानदार का आज, वो क्या है? कस्टमर को सेटिस्फाई करना। आप ध्यान रखो, अगर कोई छोटा बिजनेस कर रहे हो आप, या फिर किसी को सलाह दोगे, तो आप ये ध्यान रखना कि आज भले ही आप 2 पैसे का नुकसान झेल लेते हो, लेकिन अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, जिंदगी भर आपसे सामान लेगा, माउथ एडवर्टीजमेंट होगी, आपका हर जगह प्रचार करेगा। अगर आपने कस्टमर को आज लूट लिया कि भाई आज हम लूट लेते हैं, जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा, और 100 लोगों से मना करेगा, वो 100 1000 से करेंगे, 1000 1 लाख से करेंगे, कोई नहीं आएगा आपके पास, तरक्की नहीं हो पाएगी। बड़े बड़े बिजनेसमैन कस्टमर सेटिस्फेक्शन का खास ख्याल रखते हैं। किसी भी तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई करो, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, बार बार सामान खरीदेगा आपसे, प्लस 10 लोगों को बोलेगा भाई इससे खरीद, 10 100 को बोलेंगे, 100 1000 1000 लाख को। तो मार्केट ओरिएंटेशन के हिसाब से काम करेंगे। और लास्ट है एक्सपोर्ट इज द मैटर ऑफ सर्वाइवल। 1991 से पहले बीओपी में हमारा एक्सपोर्ट का अमाउंट बहुत कम था, बट 1990 के 100,000 टाइम्स वो इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री के बहुत सारे बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करने लगे बाहर कंट्रीज को, ड्यू टू ग्लोबल कंपटीशन। कंपटीशन ज्यादा हो गया, ग्लोबली कंपटीशन मिलने लगा हमको, तो मेनी इंडियन बिजनेसमैन जॉइन एक्सपोर्ट बिजनेस। तो सरकार भी काफी सारा जो एक्सपोर्टर्स को सरकार काफी प्रमोट करती है, उनको टैक्स कंसेशन देती है, उनको बहुत सारी मदद करती है, उनको लोन भी सस्ते रेट पे देती है, इवन लोन पे गारंटी भी देती है सरकार। अगर आप एक्सपोर्ट का काम करते हो, सरकार ने एक्सपोर्ट को प्रमोट किया, और इवन सरकार एक्सपोर्ट्स पे कोई भी टैक्स नहीं लेती, आपको बता दिया। क्योंकि आप जितना भी एक्सपोर्ट करते हो अच्छी बात है, उससे हमारे देश के लोगों को काम मिलेगा, बाहर देश में हमारे प्रोडक्ट का नाम होगा। तो आज हमने पढ़ा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन लाइसेंस खत्म कर देना, प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट कंपनीज को बेच देना, यानी कि सरकारी कंपनी प्राइवेट लोगों को बेच देना, और ग्लोबलाइजेशन मतलब अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड के साथ जोड़ना। इसके ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए इम्पैक्ट। अब एक टॉपिक नया आपके सिलेबस में ऐड है, इस साल बिल्कुल ऐड है,
और यानी कि आपका ये सेशन जो बच्चे पेपर देंगे जुलाई में उनके लिए भी है, और जो बच्चे अगले साल 2021 में पेपर देंगे उन सबके लिए है। ये डिमोनेटाइजेशन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए, हालांकि मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है किसी भी करेंसी नोट को लीगल टेंडर से बाहर कर देना। लीगल टेंडर वो मनी होती है जो क्लास इजीली एक्सेप्टेबल है, जिसको कोई मना नहीं करेगा लेने से। लेकिन क्लास 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने अनाउंस किया कि जो भी 500 और 1000 डिनोमिनेशन के नोट है, यानी 500 और 1000 लगभग 86% लगभग ये पूरा का पूरा करेंसी में, देखो ज्यादा नोट 500 और 1000 का ही होता था लोगों के पास, वो सारे के सारे नोट सरकार ने क्या कर दिए, लीगल टेंडर से बाहर कर दिया। मतलब कि वो अमान्य है, उसकी वैलिडिटी अब नहीं है, कल को आप उसे दोगे तो रद्दी है, उसे कोई आपसे नहीं लेगा, सिंपल कागज की तरह हो गया वो। तो पीपल को बोला गया कि लोगों को बोला गया कि आप जाके अपने पुराने नोट्स को देकर बैंक से नए नोट ले सकते हैं, या 100 के नोट 50 के नोट ले सकते हैं एक लिमिट तक। उस टाइम वो लिमिट बहुत ही कम थी, लेकिन धीरे धीरे इस लिमिट को खोला गया। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या था, सरकार ने अचानक से नोट बंद क्यों कर दिया? और अगर थोड़ी सी आपको मैं बता दूं कि जो नोट सरकार ने बंद किया 2016 में, मोदी जी की सरकार में आने के बाद ये काम हुआ, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो काम हुआ ये फर्स्ट टाइम हुआ। मतलब हम इस तरीके से नहीं कहेंगे कि फर्स्ट टाइम जो है नोटबंदी हुई, नोटबंदी इससे पहले भी हुई थी एक 1978 में। 1978 में, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको और कुछ नहीं, मतलब ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। 1978 में जो मोरारजी देसाई की सरकार में, वहां पे भी नोट बंद हुए थे 1000 के, 5000 के और 10,000 के। सही सुना आपने, 5000 और 10,000 के नोट थे उस टाइम पे, इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया था, उसको सरकार ने बंद किया। 1954 में भी सरकार ने जो है नई करेंसी जो है वो लेके आई, 1000 के, 5000 के और 10,000 के। 1978 में उसको बंद कर दिया, क्योंकि 5,000 के नोट जो है वो लोग आसानी से स्टोर कर सकते थे इलीगल ब्लैक मनी के लिए, रखने के लिए। और 1946 में भी जो है वो 1000 का जो और 10,000 की करेंसी नोट्स थे 1946 में, उसको भी सरकार ने क्या किया, अंडर सर्कुलेशन से हटा दिया गया था 1000 का और 10,000 का नोट। तो आप ध्यान रखना, 10,000 के नोट जो है वो पहले भी हटा दिया गया है, बस नॉलेज के लिए, एग्जाम के पैटर्न से कोई लेना देना नहीं। डीमोनेटाइजेशन डेट आप कभी मत भूलना, ठीक है, मोदी जी द्वारा हुआ था, मतलब कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया। इनका ऑब्जेक्टिव पहला क्या था क्लास का, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी की क्लास सप्लाई को रोकना, करप्शन को रोकना। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो ब्लैक मनी होती है ना, लोग क्या करते हैं, अच्छा ब्लैक मनी का मतलब क्या है, मैं सीधे से समझा देता हूं आपको। मान लो मैं एक साल का 1 लाख रुपए कमाता हूं, लेकिन सरकार को मैं 70,000 रुपए बता रहा हूं, सरकार को बता रहा हूं कि मैं 70,000 कमाता हूं, जबकि मैं कमाता 1 लाख हो, तो 30,000 रुपए सरकार को जो छुपा लिया मैंने, वो ब्लैक मनी है। बड़े बड़े नेता लोग क्या करते हैं कि कोई बड़ा टेंडर पास करा दिया या फिर कुछ सरकारी पैसों में से घोटाला कर लिया और पैसा बचा के रख लिया अपने पास, ये सरकार को पता है। बताएं कैसे सरकार को बताएं, तो तुम्हारी सैलरी अगर 1 महीने की 1 रुपए है, तो 12 महीने की तो 12 रुपए सैलरी बनेगी ना, और तुम्हारे पास संपत्ति है 200 रुपए की, तो 12 रुपए की सैलरी से 200 संपत्ति कैसे बना दिया आपने, सरकार को बताना पड़ेगा। तो ये छुपा के रखते हैं पैसों को, पैसे नोटों की गड्डी भर भर के, बहुत सारे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, दीवारों में चुनवा देते हैं उसकी गड्डी, बेड के अंदर आटे के अंदर भर के रखते हैं। तो वो सब ब्लैक मनी को सरकार को खत्म करना था, क्योंकि अगर मेरे पास बहुत सारे नोट थे, नोट बंद हो गया तो मुझे उसे निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो कागज हो जाएगा। तो उसको बाहर निकालने के लिए, और जो कुछ टेररिज्म को प्रमोट करते थे लोग, हमारे देश के कुछ ऐसे गद्दार लोग हैं जो क्या करते हैं, टेररिज्म को, टेरर अटैक को प्रमोट करते हैं और उन करेंसी से ही प्रमोट करते हैं, वो सारे पैसे रख के देते हैं। कई बार इनकी नकली नोट की छपाई भी होती है, ये काउंटरफिटिंग ऑफ करेंसी नोट, नकली नोट बनाते हैं, आपने देखा होगा ना। आप, बहुत शर्म की बात है क्लास कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसकी करेंसीज को बहुत सारे देश वाले नहीं लेते। ये बहुत मुझे भी बैड लगा, ये इंसिडेंट मेरे साथ खुद भी हुआ कि मैं बाहर किसी कंट्री में था, तो मैंने वहां पे बोला कि मेरे पास एक्सचेंज, हाँ दुबई में था, दुबई में, तो वहां पे मैंने बोला कि मेरे पास नोट जो है वो है नहीं, मेरे पास इंडियन नोट खत्म हो गए, तो मैं मतलब कि दुबई के जो दिरहम है, वहां पे दिरहम चलता है, वहां पे मेरा दिरहम खत्म हो गया, तो मैं आपको दे रहा हूँ इंडिया की करेंसी दे रहा हूँ। तो उन्होंने साफ बोला कि हम इंडिया की और पाकिस्तान की करेंसीज को नहीं लेंगे, इसके अलावा आपके पास कोई और करेंसी है तो दे दो। मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों, आप इंडिया और पाकिस्तान की करेंसी क्यों नहीं लोगे? तो उन्होंने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान की जो करेंसी है वो जाली होती है, नकली होती है, तो हम कैसे पहचानेंगे वो असली है या नकली है। तो ये मुझे बड़ा वो लगा कि यार हमारी कंट्री में सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए, जबकि यूएस डॉलर वगैरह कोई चेक नहीं करता असली नकली, सीधा कागज दिया रख लिया, नोट दिया रख लिया। तो यहाँ पे इंडियन में जो भी नकली करेंसी है उनको हटाने के लिए, इवन जो 2,000 के नए नोट आए, आपको पता है, उसके बाद भी लोगों ने, उसके अगले दिन ही, कुछ दिन के बाद ही न्यूज आने लगी कि उसके नकली नोट छपने लगे। तो यानी कि काउंटर फिटिंग ऑफ करेंसी नोट, यानी कि जो करेंसी नोट की नकली छपाई है, उन सबको बंद करने के लिए सरकार ने बेसिकली ये डिमोनेटाइजेशन किया। और इसका कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट भी हुआ।
हालांकि बताया जाता है कि डिमोनेटाइजेशन में जो सरकार ने डिसीजन लिया कोई फायदा इसका हुआ नहीं ज्यादा और काफी नुकसान झेलना पड़ा। बहुत छोटी सी चीज के लिए सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया, काफी नोट वापस आ गया और 1-2% का जो नोट है बस वो वापस नहीं आया, उसके उसके चक्कर में काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ लोगों को। लेकिन ये अपना पर्सनल व्यू है तो मैं बात इस पे ज्यादा करूंगा नहीं। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ कि कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट किया गया। आज आप पेटीएम ऑनलाइन यूज करते हो, पेमेंट करते हो तो जेब में लेके चलना नहीं पड़ता, कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट किया गया। टैक्स बेनिफिट मिला सरकार को क्योंकि सारी चीज टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ गई तो सरकार को टैक्स का अच्छा खासा पैसा मिला। टेररिज्म और टेरर फंडिंग है, जो टेरर को बढ़ाने के लिए जो फंडिंग की जाती है वो सरकार ने खत्म किया। इजी फॉर गवर्नमेंट टू ट्रैक ऑल द ट्रांजेक्शन, सरकार को आजकल बैंक से भी जुड़ गए सारी चीजें, तो आपको सरकार को इजी हो गया किसी भी ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने के लिए, पता लगाने के लिए। और ब्लैक मार्केटिंग जो है वो सरकार ने कंट्रोल किया इससे। लेकिन बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़े इनके अलावा। बहुत सारी बातें इस पर बात करेंगे तो घंटों लग जाएंगे, तो बस आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना है। डिमोनेटाइजेशन का पेपर में अगर आता है कहीं से भी या कोई इंसान पूछता भी है तो आपको अपने देश का डिसीजन पता होना चाहिए। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड, 100 से ज्यादा लोगों की इसमें डेथ हो गई। लोगों को लाइन लग के बहुत परेशानी हुई, जिन्होंने झेला हो उनको पता होगा। कई घंटों तक सुबह सुबह से रात रात भर लाइन लगती थी, लोगों को पैसा नहीं मिलता था, कोई अपने बच्चों की शादी नहीं करा पा रहा है, कोई लोन नहीं भर पा रहा है, कोई किराया नहीं भर पा रहा। जैसे अभी की सिचुएशन है ना वैसे ही हो गया था। रूरल पीपल माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिजिटल इकोनॉमी, गाँव में कहाँ इतना नेटवर्क रहता है, कहाँ लोग समझदार रहते हैं, डिजिटल इकोनॉमी को फॉलो करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। साइबर क्राइम, आपको पता है ना इंडिया में क्या होता है, अभी पेटीएम में इतना कैश बैक आया, फोन करके आपको पागल बना देते हैं, आपका कार्ड का नंबर, सीवीवी ये सब चीज मांग लेते हैं, ओटीपी मांग के आपके अकाउंट से पैसे चुरा लेते हैं, आपका फोन हैक करके। तो ये सारी साइबर क्राइम जो है वो होने लगा इससे, और थाउजेंड ऑफ पीपल जो है वो इससे अनएम्प्लॉयड भी हो गए। काफी सारी छोटी छोटी कंपनियां भी बंद हो गई इससे, और नई करेंसीज को बनाने में भी काफी खर्चा आया, और जो पुराने करेंसीज के जो नोट इकट्ठा हुए बैंक वापस होके उनको भी रीयूज करने में भी काफी बड़ी बड़ी मशीन खरीदी सरकार ने, उसमें भी काफी खर्चा आया। तो कुल मिला के क्लास ये जो डिमोनेटाइजेशन के सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट और प्लस इसके डिमोनेटाइजेशन क्यों किया गया, ये 3 ऑब्जेक्टिव जो है आप इतना ध्यान रखना। तो इसके साथ हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आज ज्यादा कुछ हम लोगों ने पढ़ा नहीं, लेकिन एलपीजी और इसके इंपोर्टेंस वो आपको बिल्कुल नहीं भूलना, आपको अच्छे से याद रखना है। अब मैं आपको आगे का जरा बता दूं शेड्यूल, क्या शेड्यूल है, बात को सुनो अच्छे से। आज है ट्यूसडे, आज मैंने आपके लिए चैप्टर नंबर 3 खत्म कर दिया। बात मानो, आपके सारे सवालों को जवाब दूंगा, सुनते जाना बस अच्छे से, ठीक है। आज हम खत्म करेंगे इसको। कल है उसके बाद वेडनेसडे, तो कल मैं इसकी केस स्टडीज दे दूंगा आपको, केस स्टडीज, ठीक है। इसके एमसीक्यू मैंने आपके प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया है, मैं आप सबको दिखा दूंगा, भी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो हमारा चैप्टर 3 जो है वो वेडनेसडे तक खत्म हो गया अच्छे से। अब आते हैं थर्सडे को। थर्सडे को मैं आपको बताऊंगा, वीडियोस में अभी अवेलेबल करा दूंगा आपको, प्लानिंग चैप्टर में प्लानिंग की इंपोर्टेंस, प्लानिंग का मीनिंग, प्लानिंग का प्रोसेस, प्लानिंग के लिमिटेशंस, ये सारी चीजें। फिर फ्राइडे को हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लान। आपको पता है टाइप्स ऑफ प्लान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, आपका बजट हो गया, आपका रूल हो गया, पॉलिसी हो गया, ठीक है, प्रोसीजर हो गया, और ये सब चीज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लान के अंदर, और इसकी केस स्टडीज भी हम लोग देख लेंगे फ्राइडे को। देन सैटरडे को मैं अनाउंस करूंगा पूरे प्लानिंग की केस स्टडी, मैं वीडियो डालूंगा पूरे प्लानिंग की केस स्टडी। तो यहाँ पे सैटरडे तक हमारा पूरा का पूरा 4 चैप्टर खत्म हो जाएगा 12 में से। आप यकीन मानो 33.33 यानी कि 1/3 सिलेबस हमारा जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि सिलेबस फास्ट चल रहा है। अगर ये आप फास्ट चल रहा है तो आप एक काम करो, धीरे धीरे, वीडियोस आपके पास हैं, आपकी मर्जी है कब देखना है, कितनी बार देखना, सब आपके ऊपर है। समझ, कोई फिक्स टाइम नहीं कि वीडियो गायब हो जा रही है उस टाइम के बाद, कंटिन्यू वीडियो मिल रही है आपको, और आपको बस जब मौका मिले तब देखना है। आप स्पीड आपको अपने लिए रखनी है। वो मैं तो एक यूनिक स्पीड से चल रहा हूँ। कई सारे बच्चे बोले सर आप स्लो चल रहे हो, कैसे कोर्स पूरा होगा? अरे भैया हो जाएगा, जिनको डर लग रहा है उनके लिए बताऊंगा, सुनते चले जाना, आराम से कोर्स कंप्लीट होगा। रिवीजन, प्रैक्टिस पेपर कम से कम 60 स्कोर करोगे डेली। अगर आप 80 में से मिनिमम बोल रहा हूं, बस आप फॉलो कर रहे हो तो प्लीज जो टीचर पढ़ा रहा है थोड़ा उस पर ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो। जिस हिसाब से देखो, इतने सारे बच्चे आप पढ़ रहे हो, कोई बोलेगा तेज धीरे, तो यार मैं तो चल ही नहीं पाऊंगा किसी तरीके से। तो आप थोड़ा समझो बात को। हम इस वीक तक किसी भी तरीके से ये पूरा हम फिनिश करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको जरा मुझे एडवाइस देनी है। 4 चैप्टर के बाद आप लोगों के लिए टेस्ट ले लूं। एक मैं सोच रहा हूं एमसीक्यू और 1 मार्क क्वेश्चन का टेस्ट कंडक्ट कर लेता हूं, जिसमें आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा बिल्कुल प्योर ईमानदारी से। देखो, अगर आप आंसर दोगे ईमानदारी से तो अपने लिए, बेईमानी से लोगे आपके दिल को पता होगा अपने लिए। तो मैं एक टेस्ट कंडक्ट करूंगा जिसमें मैं सोच रहा हूं कुछ क्वेश्चंस को रखूं चारों चैप्टर से मिक्स करके, और हर टॉपिक से, ताकि आपको पूरे टॉपिक का रिवीजन करा दूं। ये हो सके तो मैं संडे या मंडे को वीडियो बना के डालूंगा। अगर आप लोग 100+ कमेंट्स आते हैं इसके बारे में तो मैं करूंगा। पहले 4 चैप्टर सैटरडे तक तो फिनिश होगा,
1 2 3 4 कैसे करना आपकी जिम्मेदारी है, उसको फिनिश करना है आपने, मैं वीडियोस दे दूंगा आपको। और संडे को हम लोग क्या कर लेंगे या मंडे को हम टेस्ट अनाउंस करेंगे, मैं आपको बता दूंगा पहले ही अनाउंस करके शनिवार तक कि उस टेस्ट के अंदर हमारे चार, देखो धीरे धीरे चलेंगे सिलेबस खत्म करते करते। मुझे पता है कई सारे बच्चों ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया उठा के, और हम तो 4 चैप्टर खत्म कर लिए ना, तो सोचो हम तो अभी भी ठीक है। तो भगदड़ी बिल्कुल मत करो, धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विन द रेस, धीरे धीरे चलेंगे अच्छे से। सिलेबस जितना टाइम बोला उतना टाइम में खत्म होगा, डोंट वरी, उसकी आप टेंशन मत लो। तो हम, अगर आप कमेंट करोगे तो हम ये वाला काम करेंगे। अब सुन लो जरा करना क्या आपने, देखो ये आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो ये मेरा चैनल, आप जैसे खोलोगे ना, यहाँ पे चैनल खोलोगे तो ये आपको उस पे आना है प्लेलिस्ट पे, ठीक है। तो जैसे ही आप प्लेलिस्ट के ऊपर आओगे ना, तो प्लेलिस्ट पे आपको देखो ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल के अंदर। सबसे पहला देखो प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा यहाँ पे 30 डेज प्लेज, ठीक है। कम्युनिटी नहीं, प्लेलिस्ट, एक सेकंड। देखो ये रहा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा 30 डेज प्लेज पहला, ठीक है। देखो जिन बच्चों को जल्दी है, जो कह रहे हैं कि भैया सर और ज्यादा फास्ट कराओ, तो ये लास्ट वाला देखो क्या लिखा है, बिजनेस स्टडीज फुल कोर्स। ये आप ही लोगों के लिए बनाया, बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। 30 वीडियो है इसके अंदर और पूरा चैप्टर इसके अंदर कंप्लीट है, चैप्टर 1 से लेके 12। देखो लाइन बाय लाइन जो वीडियोस हैं इसके अंदर देगा। चैप्टर 6 भी है, 7 भी, 8 भी, कम्युनिकेशन बैरियर, कंट्रोलिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट, उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट, और लास्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पूरा का, और डिलीट क्या क्या टॉपिक डिलीट हुआ है इस साल सिलेबस से, वो सारा का सारा, यानी कि जो बच्चे 2020 में पेपर देंगे, 21 वालों का अभी सीबीएसई ने अनाउंस नहीं किया, बता दूंगा जो भी है। तो ये सारा का सारा जो कंप्लीट आपका पूरा का पूरा यहाँ मिल जाएगा। तो जिनको जल्दी है यार वो ये वीडियोस देखो, अच्छी बात है, आपका पूरा रिवीजन हो गया है, वो ये देखो। लेकिन जो बच्चे मेरे साथ चलना चाहते हैं 30 डेज प्लेज के अंदर, अब जरा यहां से देखो इस सीरीज के अंदर हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक केस स्टडी, एमसीक्यू, रिवीजन सब करने वाले हैं। चैप्टर 1 की देखो मैंने यहाँ 4 वीडियो डाल रखी है। उसके बाद चैप्टर 1 का रिवीजन है, रिवीजन के बाद है एमसीक्यू, एमसीक्यू बाद केस स्टडीज, खत्म चैप्टर 1। चैप्टर 2 के यहाँ पे 3 वीडियो है, फिर एक रिवीजन वीडियो, फिर एमसीक्यू और फिर केस स्टडीज, यहाँ पे खत्म, ठीक है। चैप्टर 3 के एक वीडियो ये रहा, एक आज अपलोड हो जाएगी, 2 वीडियो हो गई। और फिर चैप्टर 3 का रिवीजन के बाद एमसीक्यू। हर एक बच्चे को आज चैप्टर 3 पढ़ने के बाद रिवाइज करना है, 14 मिनट की वीडियो है। रिवाइज करने के बाद ये एमसीक्यू बनाने, कल यहाँ पे केस स्टडी अपलोड कर दूंगा, ओके। फिर देन चैप्टर नंबर 4, इसकी वीडियो मैंने हाल फिलहाल बना रखी है, तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल एज इट इज नए नोट्स के पैटर्न में 2 वीडियो है। पहला मैं आपको प्लानिंग की इंपोर्टेंस, लिमिटेशन, प्रोसेस, ये सब है। दूसरा है 19 नंबर पे टाइप्स ऑफ प्लान, तो टाइप्स ऑफ प्लान हम पढ़ेंगे 8 के 8 टाइप्स, और उसके केस स्टडीज भी है इसके अंदर, डन। और उसके बाद फिर ये रिवीजन है पूरा का पूरा 13 मिनट के अंदर प्लानिंग चैप्टर का, और प्लानिंग चैप्टर के 21 नंबर पे आ गया एमसीक्यू। शनिवार को मैं प्लानिंग चैप्टर की पूरी केस स्टडीज कराऊंगा। तो 1 2 3 4 चैप्टर बहुत अच्छे से ढंग से शनिवार खत्म हो जाएगा। आप कॉमेंट में बोलोगे इसी वीडियो के कॉमेंट में कि अगर मुझे चाहिए टेस्ट कराना है या मैं आगे कंटिन्यू करूं, तो मैं टेस्ट ले लूंगा आप लोगों का एक वीडियो के अंदर। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा आपको, हर चैप्टर से मिक्सअप क्वेश्चन, ताकि आपका अच्छे से पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाए। आगे चलना जरूरी, लेकिन पुराने वीडियोस को साथ लेकर, ऐसा नहीं हो कि हम आगे जा रहे हैं, पीछे का सब दिमाग से गुल होता चला जाए, क्या फायदा, फिर लास्ट में टेंशन होगा। धीरे धीरे करो, कंप्लीट करो, अभी भी हमारे पास 1 महीने से ज्यादा का टाइम है, समझ रहे हो बात को। तो प्लीज आप लोग अच्छे से मेहनत करो और बताना मुझे वीडियो आपको समझ आया कि नहीं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसे अपने क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स सब में शेयर कर दो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो